साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 लेसन नंबर 4 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट यानी कि पर्यावरणीय व्यवस्थापन। हेलो गर्ल्स, आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण संवर्धन यानी कि एनवायरमेंटल कॉन्जर्वेशन। इसमें कुछ प्रश्न पूछाए गए हैं। पर्यावरण पर कौन कौन से घटक प्रभाव डालते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमने देखा है कि पर्यावरण पे जैविक और अजैविक घटक का प्रभाव होता है और वो कैसे होता है, जैसे कि ज़मीन जो है वो पानी न मिलने के कारण ख़राब हो जाती है, वाटर साइकिल ख़राब हो जाता है। उसके बाद कुछ ऐसे घटक है जैसे कि बांध रहे हैं लोग, बिल्डिंग्स बांध रहे हैं, जैसे कि फॉरेस्ट जल रहे हैं, ज्वालामुखी है। तो इस तरह से ये प्राकृतिक घटक और अप्राकृतिक घटक ऐसे पर्यावरण पर परिणाम करते हैं। पर्यावरण में भक्षकों की संख्या में सतत वृद्धि हुई तो क्या होता है। अगर पर्यावरण में भक्षकों की संख्या में सतत वृद्धि होती है तो जो भक्ष्य है और भक्षक है, ये दोनों की जो मात्रा है वो कम होती है, उनका नंबर्स कम होता है और जो इकोसिस्टम है उस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे शेर हिरण को खाते, लेकिन हिरण की संख्या अगर कम हो गई तो शेरों की भी संख्या अपने आप कम होगी। यहाँ पे तीसरा प्रश्न पूछा है कि नदी के किनार पट्टी भागों में बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए गए तो नदी इस परिसंस्था पर उनका क्या परिणाम होता है। तो जब गंदा पानी आता है, फैक्ट्री से गंदा पानी आता है, प्रदूषण युक्त पानी आता है, तो जो जल संस्था है, जो जल में जो रहने वाले जो प्राणी हैं छोटे बड़े, इन पर उनका प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। रासायनिक पदार्थों का पानी में मिश्रण हो जाता है और वो मिला हुआ पानी, दूषित पानी जब प्राणियों के शरीर में जाता है तो वो काफ़ी हद तक उनकी संख्या कम हो जाती है और वो मर जाते हैं और इससे जल प्रदूषण होता है। बच्चों, यहाँ पर एक तालिका दी है, उसमें लिखा गया है कि निरीक्षण कीजिए तथा जानकारी लिखिए। इसका मतलब है कि आप आपके आसपास में जो पर्यावरण का निरीक्षण करिए और उसके अनुसार इस तालिका को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले घटक कौन कौन से हैं। तो इसमें दो प्रकार के घटक होते हैं, एक प्राकृतिक घटक और एक मानव निर्मित घटक। तो प्राकृतिक में कौन कौन से थे, भूकंप होता है, बाढ़ होती है ना, आग लग जाती है और इस प्रकार के सूखा पड़ता है। तो ये ऐसे प्राकृतिक घटक होते हैं। और मानव निर्मित घटक कौन से, जंगल को तोड़ते हैं, वायु प्रदूषण करते हैं, पानी प्रदूषण करते हैं, जल प्रदूषण करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हम लोग मानव निर्मित घटक से प्रदूषण करते हैं। आज पृथ्वी पर अनेक प्राकृतिक तथा मानव निर्मित घटकों का दुष्परिणाम होकर अनेक पर्यावरणीय समस्याएं निर्मित हुई है। पर्यावरणीय प्रदूषण में से एक प्रमुख समस्या है सामान्य रूप से किसी भी वस्तु का अथवा पदार्थों का दूषितीकरण अर्थात उसका प्रदूषण है। पर्यावरणीय प्रदूषण अर्थात प्राकृतिक घटनाओं अथवा मानव के क्रियाकल्पों द्वारा आसपास के पर्यावरण पर होने वाला अनावश्यक तथा अस्वीकार्य बदलाव है। अर्थात हवा, पानी, जमीन आदि का भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणधर्मों में समावेश होता है और उसी प्रकार से मानव और अन्य सजीवों के लिए घातक ऐसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्तनों का यहाँ पे निर्माण होता है। इसमें मानवीय जनसंख्या का विस्फोट है, उसमें तीव्र गति से होने वाला औद्योगिकरण है, इसमें प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग होता है, इसमें जंगल की कटाई है, इसमें अनियोजित शहरीकरण। इस कारणों से पर्यावरणीय प्रदूषण हो रहा है। हमें मालूम है कि प्रदूषण के किस किस घटकों के द्वारा होता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा है कि प्रदूषण के प्रकार बताइए। तो प्रदूषण दो तरह से होता है, एक मानव निर्मित होता है और एक प्राकृतिक होता है। तो इसमें हमने देखा है कि प्राकृतिक प्रदूषण तथा मानव निर्मित प्रदूषण क्या है। तो प्रदूषण यह अत्यंत व्यापक संकल्पना है। इसमें हवा, पानी, ध्वनि, रेडियोधर्मी, भूमि, ऊष्मीय, प्रकाश, प्लास्टिक प्रदूषण जैसे विविध प्रकारों के प्रदूषणों का सामना करना पड़ता है। इन सभी का विपरीत परिणाम यह है कि सभी सजीवों तथा उनके अस्तित्व पर होता है और इसी से आज पर्यावरण के संवर्धन की आवश्यक निर्माण हुई है। तो इस तरह से प्राकृतिक प्रदूषण तथा मानव निर्मित प्रदूषण
हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के प्रकार हमने देखे हैं। और आइए हम इस तालिका को पूर्ण करते हैं। तो बच्चों, एक तालिका दी है, इसमें घटक दिए, विविध घटक दिए, स्रोत दिए है, परिणाम दिए है और इसकी उपाय योजना कैसे करते हैं ये भी दिया है। इसमें हवा प्रदूषण के बारे में दिया है, जल प्रदूषण के बारे में बताया और भू प्रदूषण के बारे में भी बताया है। पर्यावरण संवर्धन से संबंधित नियम सामान्य लोगों की जानकारी में नहीं होते। पर्यावरण संवर्धन के लिए लोगों का अधिक मात्रा में सहयोग अपेक्षित है। यदि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन एक प्रभावी जन आंदोलन हुआ तो ही पर्यावरणीय समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। इसके लिए बाल्यावस्था से ही मनुष्य बच्चों का पर्यावरण के विषय में जानकारी, अपनापन, सकारात्मक दृष्टिकोण आदि नैतिक मूल्यों पर जोर देना चाहिए। तभी आने वाली कल की पीढ़ी पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करने वाली होगी। अर्थात ये सब साध्य करने के लिए शिक्षा के माध्यम से जन जागृति होना आवश्यक है। आज विश्व के सभी विकसनशील तथा अविकसित राष्ट्रों ने पर्यावरण के संवर्धन की जवाबदारी को स्वीकार किया। उस दृष्टिकोण से उनके प्रयत्न शुरू हुए और इन राष्ट्रों ने पर्यावरण संवर्धन के लिए अपनी रणनीति निश्चित की है और उसके लिए कानून भी बनाए हैं। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्टॉकहोम यहाँ आयोजित मानवीय पर्यावरण परिषद में पहली बार पर्यावरण विषय की समस्या पर चर्चा की गई और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई। उसके बाद भारत में चौथी बार योजना में पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा कर पर्यावरण सुसूत्रीकरण समिति के माध्यम से स्वतंत्र रूप से पर्यावरण विभाग की स्थापना की। 1985 से पर्यावरण और वन मंत्रालय पर्यावरण कार्यक्रमों का नियोजन, प्रवर्तन तथा प्रबोधन करने का कार्य कर रहे हैं। आइए हम तालिका को पूरा करते हैं। नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, टू सॉल्व द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स, to give quality of life and suitable future, to protect and conserve the biodiversity, to maintain the balance in nature and to maintain the clean pollution free air, water and land.